नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आधी रात को मैं ये लाइव कर रहा हूं, 12:15 बज रहे हैं रात के, लेकिन एक इम्पोर्टेंट खबर थी तो मुझे लगा कि मेरे दर्शकों को मुझे ये सूचना देनी चाहिए। पिछले 48 घंटे से पूरा देश ठप हो गया था। सरकार जो मनमानी करना चाहती है, अब तक करती रही है। सरकार ने फिर एक बार वो मनमानी शुरू की थी और अचानक एक ऐसा कानून ले आई थी जिससे गाड़ी चलाने वाले सभी लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती। खतरे में इसलिए क पड़ जाती है कि एक तरह से का पूरा पुलिस राज लागू करने की ये प्लानिंग थी, ये साजिश थी कि देश में पूरी तरह से पुलिस राज स्थापित हो जाए। नियम बना दिया गया था कि अगर कोई चालक निकलता है, कोई एक्सीडेंट होता है और वो गाड़ी लेकर चला जाता है, भाग जाता है, तो उसको 10 साल की सज़ा और 7-8 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। अब ये बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर एक्सीडेंट पे कोई आदमी रुकता है, तो पब्लिक उसकी पिटाई कर देती है। जितनी बड़ी गाड़ी, उतना बड़ा गुस्सा। और हम ये तमाम जगह पे देखते हैं कि अगर ट्रक से एक्सीडेंट होता है, तो लोग ट्रक चालकों के सॉरी हाथ-पैर तोड़ देते हैं, मारते हैं। कुछ जगह तो उस गाड़ी का पेट्रोल, डीज़ल डाल के उसपे जलाने की भी खबरें आई हैं। नियम जो नया नियम लाया था, वो ये नियम लाए थे कि भई अगर आप गाड़ी लेके भागे तो आपको इतनी-इतनी सज़ा मिल जाएगी। अब मैंने प्रैक्टिकल आज हम लोगों ने दिन में कई शो किए, कल से शो कर रहे हैं हम लोग लगातार। मैंने लाइव किया, निधि ने लाइव किया और हम लोग लगातार शो कर रहे थे कि बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि गोमतीनगर थाने में, लखनऊ में कोई एक्सीडेंट होता है। चालक ट्रक खड़ा कर देता है, लेकिन थानेदार कहता है कि भई मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि तुम भाग रहे थे, मैं तुम्हें उन्नाव से पकड़ के लाया हूँ। और अगर मैं ये दिखा दूँगा तो तुम्हें 10 साल की सज़ा हो जाएगी और 8 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा, तो बचना है तो 5 लाख रुपए तुम मुझे दे दो। और इस देश में पुलिस कैसे काम करती है, ये मैं और आप सभी जानते हैं। तो मतलब ये है कि जो रोड पे गाड़ी चला रहा है, उसकी लगाम पुलिस के हाथ में आ जाती है और पुलिस माला-माल हो जाती है। देश की पुलिस किस तरह गुंडागर्दी करती है, सब जानते हैं। तो इस घटना के विरोध में पूरे देश के ट्रक ड्राइवर जो है, वो हड़ताल पे चले गए थे। और 48 घंटे से पूरे देश की गतिविधियां ठप हो गई थी। सब्जी, दूध, सबकी आपूर्ति बाधित हो गई थी और ट्रक ड्राइवर बिल्कुल जेन्युइन थे। वो कह रहे थे कि साहब, हमें 10-15 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। हम कोई अपनी मर्जी से एक्सीडेंट थोड़ी ना करते हैं। हम ये थोड़ी ना घर से चले और ये सोच के चले कि हमें एक्सीडेंट कर देना है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कहाँ से 10 साल की सजा भुगतेंगे और फिर 7-8 लाख रुपए जुर्माने के देंगे। हमें 15,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। और मेरे कई मित्र हैं, उनके ड्राइवरों ने कह दिया साहब, हम गाड़ी नहीं चला पाएँगे, हम मज़दूरी कर लेंगे, जूता पॉलिश कर लेंगे, लेकिन हमें साहब 10 साल की सज़ा नहीं करनी है। मेरा मानना ये था कि सरकार जो ये नियम कायदे लागू कर रही है, सरकार ये नहीं सोच रही कि जिनके लिए नियम कायदे लागू कर रही है, उनसे बात तो कर लो। आप देश में 3 किसानों के लिए बिल ले आए, किसान बिल ले आए और कहा कि किसानों का तो जीवन सुधर गया। इतना अच्छा तो किसानों के लिए कोई सोच नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का छुटभइये नेता से लेकर प्रधानमंत्री तक सब ये कहने में जुट गए कि किसी ने देश में अगर किसानों की चिंता की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और ये किसान बिल लाए हैं, ये तो किसानों की जिंदगी बदल देगा। किसानों ने आंदोलन शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत गोदी मीडिया ने उन्हें नक्सली, उन्हें खालिस्तानी, उन्हें आतंकवादी, जाने क्या-क्या कह डाला। 700-800 किसान मर गए। तब किसानों को समझ आया कि चुनाव सिर पर है और अगर किसान नाराज हो गए तो बोरिया बिस्तर पैक करके वापस गुजरात भेज देंगे हम लोगों को। तब आखिर किसान बिल वापस हुआ और ये कहा कि भाई, मैं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए बिल वापस ले रहा हूँ। तो तपस्या में कोई कमी नहीं रह गई थी, चुनाव दिख रहा था, चुनाव सिर पर था, तो चुनाव में हार ना जाए इसलिए किसान बिल वापस हो गए। इसी तरह जिस दिन नई संसद का उद्घाटन था, उस दिन हमारी खिलाड़ियों को घसीट के ले जाया गया। वो दिल दहलाने वाली तस्वीर आई, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इन सब महिला खिलाड़ियों को घसीटा गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण के यौन शोषण के आरोप का विरोध कर रहे थे। और कितनी बुरी तरह से, दर्दनाक तरीके से उनको घसीटा गया, दुत्कारा गया। और जब चुनाव हुए दोबारा, ब्रजभूषण सिंह के समर्थक संजय सिंह जीत गए तो ब्रजभूषण ने, उनके समर्थकों ने बैनर लहरा दिए, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। ये एक फिर चेतावनी थी कि भाई हम जो चाहेंगे वो करेंगे। देखिए, खिलाड़ी भी मजबूत थी और जाट समुदाय से आती थी, पूरे देश के जाट खिलाड़ियों के समर्थन में खड़े हो गए। और जब मामला बढ़ा और सरकार समझ गई कि अब अगर जाटों से नाराजगी ली
तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बिस्तर गोल कर देंगे, तो सरकार बैकफुट पर आई और फिर कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। तो पहली बार सरकार झुकी जब किसानों का आंदोलन था, दूसरी बार सरकार झुकी जब खिलाड़ियों का आंदोलन था, पहली बार झुकी जब किसानों का आंदोलन था, दूसरी बार झुकी जब सरकार किसानों के संग संग खिलाड़ी भी समर्थन में आ गए थे, तो सरकार 2 बार झुकी। और ये दोनों बार बड़ा चैलेंजिंग था कि आप पहली बार किसानों के आगे झुके, दूसरी बार खिलाड़ियों के आगे झुके, तीसरी बार ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे चले गए। तो बहुत सरकार को लगा कि जाने दो, जाने तो हम लोग तो डंडे के दम पे सरकार वापस करा देंगे, लेकिन हड़ताल बढ़ती चली गई। और हड़ताल बढ़ती चली गई तो फिर बड़ा पैनिक हो गई सरकार कि अब किया जाए तो किया क्या जाए, क्योंकि लगातार चीजें एक के बाद एक बिगड़ती जा रही थी। जगह जगह हड़ताल हो गई। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दे दिया कि तत्काल हड़ताल खुलवाओ। मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अलग अलग जगह से ये खबरें आ रही थी कि हाईवे जाम हो गए हैं। हर जिले में खबर आ रही थी पेट्रोल डीजल की किल्लत। तो ये सरकार समझ गई कि मामला बिगड़ गया, अब ये मामला तूल पकड़ेगा और फिर चीजें और खराब होती चली जाएंगी। तो जब ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, सरकार फिर डरी और फिर सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आई। और फिर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उनकी मीटिंग हुई आंदोलन करने वाले लोगों की यूनियन के साथ और कहा कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/2 में 10 साल की सजा और जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहनों की चिंता का संज्ञान लिया और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज दिनांक 2 जनवरी को विस्तार से चर्चा की। सरकार बताना चाहती है कि नए कानून प्रावधान लागू नहीं है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं अपने अपने काम पर वो वापस लौट जाए। फिर ये अजय भल्ला का एक बयान भी जारी किया गया कि जब मीटिंग हुई उस मीटिंग के 106(2) न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। ये बयान जारी किया गया केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से कि अभी कानून लागू किया नहीं गया है। हम एसोसिएशन के लोगों से बात करेंगे और उसके बाद फिर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का भी बयान आया जो उन्होंने ट्रक ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभिहंस में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती कि सरकार को क्या पता नहीं था? क्या सरकार का इंटेलिजेंस ये जानता नहीं था? या सरकार इस देश के लोगों को इतना कमजोर समझती है कि वो जो भी तानाशाही तरीके से कोई नियम, कोई आदेश लागू करेगी और देश के लोग सर झुका के उसको मान लेंगे? किसान को ये गलतफहमी क्यों है कि वो किसानों के हित में जो उसका मन में आएगा वो कहेगी ये किसानों के हित में बिल लागू कर देगी, और सोचती है किसान उसको मान लेंगे। सरकार ये क्यों सोचती है वो खिलाड़ियों को उस दिन घसीटते हुए ले जाएगी जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन था, और खिलाड़ी कुछ नहीं कहेंगे, खिलाड़ियों के संग देश नहीं खड़ा होगा? क्यों समझती है कि ट्रक ड्राइवर इतने कमजोर हैं कि उनको जहां चौराहे पे जहां डंडा मारोगे, जहां आरटीओ उनको धमकाएगा, वो मान लेंगे? क्या सरकार को ये लिए मानना ये जरूरी है? सरकार को ये संदेशा देना जरूरी है कि हम लोग एक हैं, हमारी ताकत एक है,
वो सरकार क्या अब इतनी तानाशाही रवैये पे आ गई है कि जब जनता इकट्ठी होगी तभी उसको समझ में आएगा। तो फिर जनता को हर मुद्दे पे अब आंदोलन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनता को अब इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि वो सरकार से सवाल करे कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें इतनी कम हो चुकी हैं, तो हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा लेके वो पूंजीपतियों को दे रही है और आम आदमी के लिए तेल की कीमतें इतनी महंगी क्यों कर रही है। ये भी सवाल उठना चाहिए कि राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर कहां से दे देगी सरकार, जो उसने वादे किए हैं, और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में बाकी लोग महंगा सिलेंडर क्यों खरीदेंगे। जहां जहां चुनाव हैं, जहां जहां चुनावी सभाएं होती हैं, वहां वहां प्रधानमंत्री उस राज्य में 450 का सिलेंडर देंगे, और जहां चुनाव नहीं है वहां लोग 900, 1000, 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदेंगे। ये कौन सी नीति है। क्या हर बात के लिए देश में आंदोलन करना पड़ेगा? और अगर आंदोलन ही रास्ता बचा है तो फिर विपक्ष को भी मान लेना चाहिए कि ईवीएम के बारे में वो चुनाव आयोग को जो लिख लिख के दे रहे हैं, उससे चुनाव आयोग पे ढेला फर्क नहीं पड़ता। मुझे कहना नहीं चाहिए, ये संवैधानिक जगह है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन मेरे कहने पे विवश हो रहा हूं कि मेरी 35 साल की पत्रकारिता में मैंने इतना नाकारा और इतना नपुंसक चुनाव आयोग देखा नहीं। सारे चुनाव आयुक्त बैठ गए हैं कि साहेब और चाणक्य कुछ कहेंगे, यानी मोदी जी और शाह साहब कुछ कहेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। ईवीएम को लेकर तमाम शंकाएं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो सकते। तो क्या इन 3 संदेशों के बाद, किसानों के संदेश के बाद, खिलाड़ियों के संदेश के बाद और अब ट्रक ड्राइवरों के संदेश के बाद, विपक्ष को यह बात साफ समझ लेना चाहिए कि ईवीएम भी तभी हटेगी जब किसानों की तरह, जब खिलाड़ियों की तरह, जब ट्रक ड्राइवरों की तरह एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए। सरकार शायद भीड़ की भाषा समझती है, सरकार शायद भीड़ की आवाज जानती है, एक आम आदमी की आवाज शायद सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती। तो अब अगर आम आदमी को अपने अधिकार लेने हैं, अगर आम आदमी को अपनी बात सरकार को सुनाई दिलानी है, अगर आम आदमी को मानना है कि उसके अधिकारों की बात कोई करे, तो क्या फिर आम आदमी को भी इकट्ठा होकर सरकार को इसी तरह अपनी आवाज सुनानी पड़ेगी। ये ट्रक ड्राइवरों के लिए राहत की बात हो सकती है कि फिलहाल अमित शाह जी ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने समझ लिया कि हालात बेकाबू हो जाएंगे, हालात उनके काबू से बाहर हो जाएंगे। हर समस्या का इलाज राम मंदिर बन रहा है जैसे डायलॉग नहीं हुआ करते। हर समस्या का इलाज मंदिर की घंटी बजाने से नहीं हो सकता। हर समस्या का इलाज गाय, गंगा और पीपल से भी नहीं हो सकता, और गौमूत्र पिलाने से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सरकार को यथार्थ के धरातल पर उतरकर बात करनी ही होगी। सरकार को यह देखना होगा कि आम आदमी की पीड़ा क्या है, आम आदमी की समस्या क्या है, आम आदमी का दर्द क्या है। ट्रक ड्राइवरों के लिए भी एक संदेश ये भी है कि अभी ये कानून रद्द नहीं हुए हैं, ये कानून फिलहाल स्थगित किए गए हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि सरकार अब कह रही है कि ये कानून तब लागू होंगे जब एसोसिएशन के लोगों से बात करनी जाएगी। तो ये बात सरकार को पहले क्यों नहीं समझ आती। सरकार चुनाव तक इंतजार करती है, फिर यह सरकार कानून लागू होने के बाद आंदोलन तक इंतजार करती है। अगर जिसके लिए कानून बना रहे हैं उनसे बात करके, पहले उनसे बातचीत करके, उनसे रास्ता निकाल के, उन्हें बता के कि ये कानून क्या है, ये नियम क्या है, अगर कानून लागू करती तो आज देश भर में इतना बुरा हाल नहीं होता। देश का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें न लगी हों। हाईवे ब्लॉक है, किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, व्यापारी परेशान है, सबका आवागमन रुक गया है। कुछ परेशानियां भी हुई, एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया गया। मेरे एक मित्र हैं, वो अपनी भाभी को ले जा रहे थे लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाई उनको। ये सारी परेशानियां किसने पैदा करी? मैंने और आपने? निश्चित रूप से नहीं। ये सारी परेशानियां सरकार की अदूरदर्शिता ने की हैं, और सरकार अदूरदर्शिता इसलिए अपना रही है क्योंकि सरकार का लोकतंत्र में भरोसा बचा नहीं है। सरकार को लगता है कि वो राजा की तरह एक आदेश निकाल देगी और प्रजा को उसका गुलाम होना है, प्रजा को उसकी बात सुननी ही है। लेकिन क्या लोकतंत्र में ऐसा ही होता है? क्या लोकतंत्र में अपनी आवाज सुनाने का यही तरीका बचा है, या फिर राजा को अब केवल जनता के विरोध की आवाजें ही डिगा सकती हैं? अगर सड़कों पे लोग आएंगे, अगर आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज पूरे जोर से चिल्लाएंगे, तभी राजा के कानों तक गूंज पहुंचेगी, क्योंकि राजा को हर समय हर जगह से सिर्फ
मोदी 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 की आवाजें सुनना पसंद आई है। उनके कारंदे उन्हें कहते हैं कि वो देवताओं के देवता हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का काम संभाल रहे चंपत राय कहते हैं वो भगवान विष्णु का अवतार है। जाहिर है भगवान विष्णु के अवतार को अब आम आदमी की तकलीफें बहुत जल्दी समझ नहीं आती, उन्हें वही तकलीफें समझ आती हैं जो उन्हें वोट दिला सकती हैं। ट्रक ड्राइवरों को भी समझ लेना चाहिए ये अभी केवल उन्हें एक आश्वासन है, ये कानून रद्द नहीं हुए, ये कानून फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। बड़ी लड़ाई इस बात की होनी चाहिए, एसोसिएशन को इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि यह कानून रद्द किए जाए। ट्रक ड्राइवरों का उत्पीड़न हर जगह होता है, चौराहे पे खड़ा हुआ कोई भी सिपाही, दरोगा, आरटीओ का ऑफिस का लोग उन्हें डंडा मार देते हैं। कम से कम अब उन्हें अधिकार की बात करना चाहिए। ट्रक ड्राइवरों का कसूर इतना है कि वो राहुल गांधी से प्यार की बातें करने लगे थे, मोहब्बत की बातें करने लगे थे। राहुल गांधी विदेशों में ट्रक ड्राइवरों के बने हुए केबिन दिखा के कहने लगे थे कि इस तरह के एसी केबिन होना चाहिए। लेकिन पहली लड़ाई जीत गए हैं ट्रक ड्राइवर और सारे चालक दल। मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी परेशानियों को सलाम करता हूं। और इस सरकार में जब लोगों की बातें सुनना बंद हो जाए तो जिस तरह का उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया उसकी मैं तहे दिल से सराहना करता हूं। 4 PM हर ट्रक ड्राइवर के दर्द के साथ खड़ा है, हर उस गरीब के दर्द के साथ खड़ा है जो अपनी बात कहना चाहता है। आप सबको बधाई। लोकतंत्र ऐसी ही आवाजों से जिंदा रहता है। जय हिंद।